नमस्कार, हर खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो गुरुग्राम में बीजेपी के जिला और राज्य स्तरीय कार्यालय में यहां शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को करेंगे। इस कार्यालय में जिला और राज्य स्तर के पदाधिकारियों के भी ऑफिस होंगे। इस कार्यालय का नाम गुरु कमल रखा गया है। वहीं कार्यालय के ऑडिटोरियम का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित हरियाणा कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहे। को करके रखा। हमारे गुरुग्राम स्थित प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन समारोह है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश जी नड्डा, हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे राज्य सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा जी, बनवारी लाल जी और सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में इस कार्यालय का उद्घाटन समारोह होगा। हमने 2 लोकसभाओं के अपने कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया है, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को, जिसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद लोकसभा को बुलाया है। इस कार्यालय का नाम कार्यकर्ताओं की, बहुत सारे कार्यकर्ताओं की मनो इच्छा के अनुरूप गुरु कमल रखा है, जिसमें गुरुग्राम गुरु की नगरी, उसमें से गुरु लिया है और पार्टी का जो चिन्ह है कमल, उस नाते से गुरु कमल इसका नामकरण जो है हुआ है। तो कमर्शियल वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में सौंपने को लेकर डॉक्टर कमल सोई हरियाणा सरकार पर यहां पर उन्होंने निशाना साधा है। नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के सदस्य डॉक्टर कमल सोई ने यहां पर हर खबर से बातचीत की है। हर खबर के संवाददाता रवि चंदेल ने उनसे खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कमर्शियल वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में सौंपने पर कड़ी आपत्ति जताई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के सदस्य डॉक्टर कमल सोई ने हरियाणा सरकार द्वारा कमर्शियल वाहनों की फिटनेस टेस्टिंग प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में देने पर कड़ा ऐतराज जताया, साथ ही साथ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं खुद डॉक्टर कमल सोई। सर, क्या कुछ मामला है और किस तरीके से जो है एक बड़ा खुलासा आपने किया है कि एक बड़ा लगभग 60 करोड़ रुपए का एक बड़ा स्कैम जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या कुछ मामला है? देखिए, क्या होता है कि जो फिटनेस कमर्शियल वाहन है तकरीबन 40% सड़की हादसों का कारण बनते हैं। उनकी वजह से सड़की हादसे लोगों की जान चली जाती है और उनकी जो फिटनेस टेस्टिंग है वो हर साल होना जरूरी है। वो टेस्टिंग हमारे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या आरटीए करते थे। हरियाणा में जो इन्होंने नया एक्सपेरिमेंट कर दिया, इन्होंने जुलाई 2021 में ये प्राइवेट हाथों में दे दिया और उनके हाथों में दे दिया कि जिनकी कंपनियों की गाड़ी टेस्टिंग होनी है वही कंपनियां उसको गाड़ी को टेस्ट करके सर्टिफाई कर देंगे, अपने आप ही कर देंगे। ये नहीं चेक किया कि आपने उनके पास पैराफर्नालिया है, टेक्निकल मैन पावर है, या मशीनरी है या नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए इन्होंने ये कार्यक्रम कर दिया और सरकार को जो पहले 800 रुपया एक लाइट मोटर कमर्शियल व्हीकल से आता था और 1200 रुपया हैवी से आता था, वो भी आना बंद हो गया क्योंकि वो सारा प्राइवेट हाथों में चला गया। 83 सेंटर इन्होंने इजाजत दे दी, 83 सेंटर इन्होंने चला दिए। अब देखिए कि जिसके पास कोई मैन पावर ही नहीं है, कोई मशीन ही नहीं है, वो आपकी गाड़ी को फिटनेस कैसे करके देगा? आपको सिर्फ वो सर्टिफिकेट बांटेगा जैसे चने बांट रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? आप लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हो। आप हरियाणा की सड़कों को कब्रिस्तान बना रहे हो और ये कब्रिस्तान को हमने रोकने के लिए हमने लास्ट टाइम जब अक्टूबर में भी इनको मिले थे और सारा कुछ इनको बताया था, तो कल फिर उस सिलसिले में हर जगह पे हम ये इशू लेके गए। तो कल माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री हरियाणा ने मूलचंद शर्मा जी ने हमें बुलाया और सारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को वहां पे बुला के मीटिंग करी। जब हमने उनको ये सारी सिचुएशन बताई तो उन्होंने अनभिज्ञता प्रकट की कि उन्हें इस बारे में पता नहीं है कि ये प्राइवेट हाथों में चला गया। चलिए, अब हम बिल्कुल उनकी बात को सहमत हैं कि उनको नहीं पता होगा, कि हो सकता है कि कई अधिकारीगण ने इस सिलसिले में ये मामला ले लिया हो। फाइल भी मंगाने की कोशिश की गई, फाइल भी नहीं मिली। अब मुझे लगता है कि अगर 8.5 लाख गाड़ियां हरियाणा में हैं, तो अगर उनकी फिटनेस हुई है पिछले 10 महीनों में, तो मोटा मोटी वो 50-60 करोड़ का जो नुकसान हुआ वो किसके हाथ में गया, ये एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और उसकी वजह से जो गाड़ियां अनफिट गाड़ियां डिक्लेयर करके फिट गाड़ियां बना दी गई, उन सड़कों ने कितनी जाने वो ले गई वो गाड़ियां,
उसका भी ये प्रश्न है कि इसका मतलब है कि आप जो चलते फिरते ताबूत को सड़कों पे चलने की इजाजत दे रहे हो। मंत्री साहब ने बिल्कुल क्लियरली बोला कि मैं इस गोरख धंधे को अभी से बंद करूंगा, और शायद उन्होंने उस फाइल पे साइन भी कल कर दिए कि ये प्राइवेट फिटनेस सेंटर बंद हो और सरकार इसको अपने हाथों में ले ले, और नए जो सेंटर हैं सरकारी प्रोसेस के अंदर 6 सेंटर नए बनाए जाएं रोहतक की तरह पे। हम तो रोहतक की सारे हिंदुस्तान में एग्जांपल देते थे कि रोहतक इतना बढ़िया सेंटर सरकार ने बनाया, लेकिन अब तो आपने तो हद ही मचा दी। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सरकारी सेंटरों में फिटनेस टेस्टिंग हो, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का मामला है। सड़कों पे खून हरियाणा सरकार गिरने नहीं देगी, और मुझे यही लगता है कि ये बेटर सेंस विल प्रिवेल एंड दे विल विड्रॉ दिस ऑर्डर एंड अपने नए सेंटर एस्टैब्लिश करके अच्छी तरह फिटनेस टेस्टिंग की जाएगी। सर ये बताएं कि जुलाई 2021 से लेकर अब तक जो है, अगर हम बात करें एक्सीडेंट्स की, अगर बात की जाए, कितने एक्सीडेंट्स के मामले जो है वो सामने आ चुके हैं, और साथ ही साथ कितने कमर्शियल वाहन जो है उनको जो है प्रमाण पत्र दिए गए हैं, टेस्टिंग की गई है और उनको यस दिया गया है, एक तरह से जारी किए गए प्रमाण पत्र जारी किए गए, और वो मौजूदा समय के अंदर प्रदेश की बात करें या फिर साथ लगते राज्यों की बात करें, वहां पे वो सड़कों पे दौड़ रहे हैं। देखिए, तकरीबन 8.5-9 लाख वाहन हैं जिनकी फिटनेस हर साल होनी है। तो कोरोना बीच में ले लो तो कुल मिला के इनकी इतनी 6-7 लाख वाहनों की फिटनेस तो होनी थी, तो 50-60 करोड़ तो फीस सरकार में खाते में आ जानी चाहिए थी। और जितने ही वाहन सड़कों पे घूम रहे हैं, चाहे हरियाणा की सड़कों पे घूम रहे हैं, चाहे पंजाब की, चाहे नेबरिंग स्टेट की सड़कों पे घूम रहे हैं, तो हो सकता है कि अब देखो, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि कितने अनफिट वाहनों को आपने फिट घोषित कर दिया, लेकिन आपने चाहे एक वाहन को भी अनफिट को फिट घोषित किया है, तो वो तो चलता फिरता वो एक बॉम्ब एक्सप्लोड कर रहा है ना जी, वो तो एक बॉम्ब की तरह घूम रहा है, वो तो किसी को भी आज नहीं मारेगा, कल मारेगा। जैसे अभी राजस्थान में आपने देखा कि 24 लोगों की जान एक बस में चली गई, उसी तरीके से हरियाणा में भी 15-16 लोग एक बस में मारे गए, उसी तरह पंजाब में भी मारे गए। तो वो वही वाहन है जो अनफिट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के सदस्य डॉक्टर कमल सोई, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके से कमर्शियल वाहनों की फिटनेस टेस्टिंग जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में दी गई है, उससे भारी नुकसान जो है वो सरकार को झेलना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कैम जो है, लगभग 60 करोड़ रुपए का स्कैम जो है वो इन्होंने उजागर किया है। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी समय के अंदर किस तरीके से परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान देते हैं, और साथ ही साथ उसको लेकर किस तरीके की जांच कमेटी का गठन किया जाता है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। अब खबर करनाल से है। करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है, जिसमें अध्यक्षता शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की है। बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में 13 समस्याओं का मौके पर ही निदान कर दिया गया। इसी मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है, वहां पर अभी तक विधायकों की एक पेंशन का नियम क्यों लागू नहीं किया गया। प्रदेश में काफी सुधार किए हैं, जरूरत पड़ने पर पेंशन का नियम भी लागू किया जाएगा। वहीं 134A को दोबारा से लागू करने के पीछे विस्तृत जानकारी भी उन्होंने दी। और आप देख सकते हैं दिल्ली में मांग नहीं करी उन्होंने, आपकी सरकार पहले दिल्ली में है, वहां तो कोई निर्णय लिया, लेकिन हमारी सरकार ने उसमें काफी कुछ सुधार किया है। और आने वाले टाइम में अगर कोई जरूरत होगी तो उसको निश्चित तौर से हमने लेटर जारी कर दिया कि कोई भी स्कूल अगर अभिभावकों को इसके लिए मजबूर करेगा तो निश्चित तौर से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उसमें भी हमने एक कमेटी बना दी कि उसमें विचार करें कि कुछ स्कूलों में एक शिकायत, मतलब उन्होंने एक सुझाव दिया था हमारे से कि जो NCERT की बुक्स हैं वो काफी कठिन है कुछ, उसमें हमने दूसरी उससे ले ली, लेकिन हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि उसकी जरूरत है या नहीं है। वो दूसरी जो जिस प्रकार से अपनी प्राइवेट पुस्तकें छपाते हैं, और उसमें ही ज्यादा गड़बड़ है कि NCERT की जो पुस्तक है वो 50 रुपए की है, लेकिन अगर वो प्राइवेट से लेते हैं तो वही पुस्तक 350 रुपए की है, तो सारी लूट वहां है। तो हम उस पर भी विचार कर रहे हैं। चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की कुरुक्षेत्र से। सिरफिरे मंचले की घिनौनी हरकत, परीक्षा देने गई छात्रा पर किया एसिड अटैक, 10वीं की छात्रा पर फेंका तेजाब। मंचले ने छात्रा के भाई को भी मारा चाकू, विरोध करने पर भाई पर चाकू से यहां पर हमला कर दिया। सिरफिरे मंचले की घिनौनी हरकत, परीक्षा देने गई थी छात्रा पर तेजाब से अटैक कर दिया। 10वीं कक्षा में पढ़ती है छात्रा।
हालांकि छात्रा के भाई ने जब इसका विरोध किया तो भाई पर चाकू से हमला कर दिया गया। तो कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हर खबर पर इस वक्त की बड़ी खबर, मनचले ने छात्रा के भाई को भी मारा चाकू, एसिड अटैक इस वक्त की बड़ी खबर। तो कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर, परीक्षा देने गई छात्रा पर एसिड अटैक किया मनचले ने। हालांकि जब भाई ने इसका विरोध किया, लड़की के भाई ने जब इसका विरोध किया तो उस पर भी चाकू से हमला कर दिया गया। ये मेरी बेटी है, वो भतीजी है जी। तो आज ये एग्ज़ाम था इसका, ये एग्ज़ाम देने के लिए गई हुई थी। तो पहले तो इस लड़के ने धमकी दी है, स्कूल में धमकी भेजी है, तेरे माँ बाप को मार देंगे, ठीक है। और ये एग्ज़ाम देकर वापस आ रही थी अपने भाई के साथ। तो इससे लड़का जो लड़का था, उस लड़के ने आके तेजाब फेंका लड़की के पैरों के ऊपर और चाकू से वार किया है भाई के ऊपर। तो वार किया है, काफ़ी टाइम से ये परेशान कर रहा था, हमने इनको समझाया। नहीं। तो छात्रा पर एसिड से अटैक किया गया है। 10वीं कक्षा की छात्रा है। छात्रा एग्जाम देकर अपने भाई के साथ वापस लौट रही थी और इसी दौरान इस मनचले ने छात्रा पर एसिड से अटैक किया। जब भाई इसका विरोध करने लगा तो भाई पर भी चाकू से हमला कर दिया। हालांकि लड़की के पिता का कहना है कि कई समय से, यानी काफी समय से वो परेशान कर रहा था, जिसे लेकर उसे समझाया भी गया था, लेकिन इसके बावजूद भी समझने को तैयार नहीं। 10वीं कक्षा में ये बच्ची पढ़ती है और अपना एग्जाम देकर वापस लौट रही थी और इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, सिर्फ मनचले की घिनौनी हरकत ये सामने आई है जहां पर एसिड अटैक किया है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्या अभी तक गिरफ्तार किया गया है उसे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये घटना कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद की है। कल के देर शाम की घटना है, जब वो छात्रा अपना मैट्रिक की परीक्षा देकर वापस लौट रही थी तो उसमें ये मनचले युवक ने जहाँ पहले छेड़छाड़ की कोशिश की और उसके बाद उसने विरोध करने पर वहां पर जहाँ तेजाब उसके ऊपर फेंका तो उसके भाई ने भी जब इसमें रोकने की कोशिश की तो उसे चाकू से प्रहार किए। इस बीच इन दोनों को जहाँ पर कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया, वही पुलिस ने हालांकि उसके चाचा के शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया, परंतु अभी तक पुलिस के द्वारा ये पुष्टि नहीं की गई है कि वो आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया। हालांकि पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच की जाएगी। इस मामले में क्या कुछ आरोपी रहा, क्यों उसने किस वजह से ये सारी बात वो पुलिस जांच करना चाहती है। सबसे बड़ी बात विनोद यहाँ पर यह है कि इस पूरी घटना को कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल, जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस ने, क्योंकि महिला पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और उन्होंने मामला दर्ज कर दिया गया था। और क्योंकि उस समय सबसे पहले बात थी कि दोनों भाई बहन को उपचार दिलवाया जाना था, क्योंकि तेजाब जहाँ स्किन तक तेजाब गिरा था वही क्योंकि उसके भाई को चोटें लगी थी, उसको लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में लाया गया था। उसके बाद क्योंकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के विज्ञान में भी मामला आया तो उन्होंने भी दिशा निर्देश जारी किए, क्योंकि उसमें जो आरोपी था फरार हो गया था। और क्योंकि आज जो पूरा दिन, क्योंकि अभी तक क्योंकि पुलिस द्वारा पुष्टि नहीं की गई और किस प्रकार की जानकारी नहीं दी गई कि आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया या पुलिस उसके लिए कुछ छापामारी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने का शुक्रिया। तो गुरुग्राम में घटता जलस्तर आने वाले समय में गंभीर समस्या बनता नजर आ रहा है, जिसके चलते इस समस्या के समाधान के लिए सिंचाई विभाग ने अटल भूजल योजना के तहत बैठक की और भू के गिरते स्तर को किस तरह से बचाया जाए इसको लेकर योजना बनाई। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डॉक्टर शिव सिंह रावत की माने तो जिले के 101 गांव के वाटर सिक्योरिटी प्लान तैयार हुए हैं, जिसमें से 19 वाटर सिक्योरिटी प्लान अभी तक पास कर दिए गए हैं, जिसके तहत इन गांव में जल्द से जल्द पानी को बचाने की विधि अपनाई जाएगी। वहीं बैठक में अधिकारियों को योजना में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अटल भूजल योजना जो गुड़गांव जिले में शुरू की गई है उसका रिव्यू मीटिंग थी। हरियाणा सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से अटल भूजल योजना शुरू की हुई है जो गुड़गांव जिले के 163 गाँव में चालू है, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर जयपुर फाउंडेशन है। वो गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर हर गांव की वाटर सिक्योरिटी प्लान बना रहे हैं। इस स्कीम में जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि लोगों से मिलकर, जन भागीदारी द्वारा लोगों से मिलकर, लोगों से पूछकर उनके पानी से संबंधित जो समस्या हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है, ऐसी स्कीम है, ऐसी वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाने का हमारा प्रपोजल है, जिसके विषय में आज उसकी समीक्षा बैठक की गई। वहीं झज्जर जिले के बिरधाना गांव के ग्रामीण झज्जर लघु सचिवालय पहुंचे, जहां पहुंचकर ग्रामीणों ने गेहूं की फसल जलाने को लेकर सरकार से मुआवजे की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि फसल जलाने की जानकारी उन्होंने पुलिस को पहले ही दे दी थी। झज्जर के यहां सीटीएम से मिलने पहुंचे लोगों ने अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। सीटीएम साहब मिले थे, उसने बहुत बड़ी आश्वासन दिया। गांव के 2 किसान है, बहुत छोटे किसान हैं। एक संदीप का 1 एकड़ और सोरण का आधा एकड़ और 2 इंजन पूरी तरह जल के खाक हो गए और गरीब आदमी है। और हम डीसी साहब से, सीटीएम साहब से यही है कि इनको मुआवजा दिया जाए और भाई आगे जो इनका अपना पालन पोषण बढ़िया था उससे। गेहूं की फसल बर्बाद हो गई आग लगने के कारण। अच्छा, कैसे लगी आग? ये रास्ते के साथ में हमने नहीं पता कैसे लगी वो। कब लगी है? 11 तारीख को 5 बजे सामने। अच्छा, लगभग। तो आप मुआवजे की मांग को लेकर आए? हाँ जी। तो वहीं खबर बागड़ा से है, जहां नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ व्यापारियों ने अनाज मंडी में पंचायत की और प्रशासन के खिलाफ जमकर यहां अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं पंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि अगर नगर पालिका प्रशासन बिना सूचना दिए दुकानों से यहां पर जो आगे उनका सामान रखा रहता है उसे उठाता है तो पूरा व्यापार मंडल बाजार को बंद करके सभी दुकानों की चाबियां एसडीएम को सौंप दी जाएंगी। साथ ही व्यापारियों ने तहसीलदार के माध्यम से एसडीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। मंडी के अंदर इकट्ठे व्यापारी हुए हैं, वो इस बेस पर हुए थे। कल बाजार के अंदर बिल्कुल खुलेआम लुटाखोर जैसा काम हुआ है। कोई बाजार व्यापारियों के साथ में कोई बर्ताव ठीक नहीं किया गया। लियार गाड़ी लगा करके सामान घालने वाला ये कोई एक अधिकारी का लागू नहीं है। और इस संदर्भ में ये फैसला लिया गया है, आगे से अगर ऐसा हुआ तो बाजार पूरे आंदोलन पर हो जाएगा, बाजार को बंद कर दिया जाएगा, अपने घरों में बैठेगा वो सामान किसका ठाके ले जाएंगे, ठाके लेते। तो वहीं तोशाम के गांव खरगड़ी झावरी में राजकीय मंडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय सुविधाओं के अभाव के चलते पूरी तरह से अपने उद्देश्य में नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए अध्यापक की पूरी संख्या में यहां पर मौजूद नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि अध्यापक की संख्या की कमी के चलते विद्यालय में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। वहीं वरिष्ठ अध्यापक महेंद्र सिंह का कहना है कि अध्यापकों के यहाँ पर वास्तव में काफी कमी है। विद्यालय में 6 अध्यापकों के पद मंजूर हैं, लेकिन विद्यालय में सिर्फ 3 ही अध्यापक हैं। ऐसे में यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में काफी परेशानी होती है। इस मामले में कार्यवाहक खंड शिक्षा अधिकारी रघुवीर सिंह का कहना है कि अध्यापकों की कमी के बारे में उन्होंने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। जल्दी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। हमारा जो स्कूल था पहले, इसमें 70 या 50 बच्चे हुआ करते थे और इन स्टाफ की मेहनत की वजह से और सभी एसएमसी मेंबर और सभी की वजह से 200 से 250 बच्चे उपलब्ध हो गए यहाँ पे। लेकिन बच्चे तो काफ़ी हो गए, स्टाफ काफ़ी समय से ये स्कूल स्टाफ की कमी को झेल रहा है और स्टाफ की कमी को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। सर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल खरकड़ी झावरी के अंदर 172 बच्चे हैं और बच्चों के अनुपात से वहाँ पर है वो 6 शिक्षक है वो होने चाहिए, पर वर्तमान समय में केवल 3 अध्यापक वहाँ पर काम कर रहे हैं और 1 अध्यापक खरकड़ी झावरी से खरकड़ी माकवान में, जहाँ कोई भी अध्यापक नहीं है, उन बच्चों को वो पढ़ाने के लिए जाता है ताकि वो विद्यालय भी है वो खुला रहे और बंद ना हो। इसलिए खरकड़ी झावरी के जो मॉडल स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल है, उसमें शिक्षकों की संख्या बहुत ही कम है। केवल 3 अध्यापक वहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर होने 6 चाहिए।
इस बारे में हमने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्री रामावतार शर्मा को भी अवगत करवा दिया गया है और दिनांक 5/4/2022 को पंचकूला शिक्षा सदन में जब हमारी मीटिंग हुई तो निदेशक महोदय को भी इस बारे में हमने अवगत करवा दिया। खबर झज्जर से है, जहां बादली के गांव मुंडाखेड़ा की पंचायत झज्जर लघु सचिवालय परिसर पहुंची और गांव के सरकारी स्कूल की जर्जर हालत से हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया। अपनी मांगों का ज्ञापन यहां पर सीटीएम झज्जर को सौंपा। गांव वालों का कहना है कि स्कूल की जर्जर हालत से काफी परेशान है और कई बार लेकर इसको शिकायत भी अधिकारियों से और बड़े नेताओं से की है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं निकलकर सामने आया है। समस्या ये हमारा स्कूल 1952 में बना था मुंडाखेड़ा गांव में, और उसके बाद ये बिल्डिंग दोबारा नहीं बनी। जब भी जरूरत पड़ी तो गांव ने अपने तरफ से पैसा इकट्ठा किया है और इनके कमरों को सुधार करके न और आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी ऐसी सिचुएशन है कि 14 कमरे हैं हमारे पास, उनकी ये हालत है, वो पहले भी उनकी बहुत जर्जर हालत है। उनमें से 7 कमरे मरम्मत करके बच्चे बैठने के लायक है, 7 कमरे बिल्कुल डैमेज हैं। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा, इसमें लगभग 250 के आसपास हमारे बच्चे हैं। अभी एडमिशन होने जा रहे हैं, शायद लगभग उम्मीद है कि 400 के आसपास जो हमारे जो टीचर हैं अध्यापक गण हमें बता रहे हैं कि 400 के आसपास हो जाएगी। तो सबसे बड़ी समस्या बिल्डिंग की है। पूरे जितने भी युवा साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ताऊजी हैं, पूरे गांव का स्कूल की तरफ पूरा ध्यान है। ये मुंडाखेड़ा की पंचायत से ग्रामीण आए थे, इन्होंने अपनी किसी स्कूल की बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ प्रॉब्लम बताई है। हम इसमें जल्दी से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स की इंस्पेक्शन रिपोर्ट लेके जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। तो वहीं हरियाणा के यमुनानगर में विजिलेंस की टीम ने फूड एंड सप्लाई विभाग के एक सब इंस्पेक्टर को 20,000 की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बता दें कि यमुनानगर के विभिन्न राशन डिपो पर अनाज की सप्लाई के लिए सरकार ने यहां टेंडर के माध्यम से प्रवीण कुमार के नाम ठेका अलॉट किया है। प्रवीण कुमार ने विजिलेंस को शिकायत दी, आरोप लगाया कि वो फूड सप्लाई विभाग के सब इंस्पेक्टर रजनीकांत से यहां बिल वेरीफाई और ड्रॉ करवाने के लिए उन्होंने कहा तो उसने 20,000 रिश्वत की मांग की। वह रिश्वत देकर काम नहीं करवाना चाहता था, इसीलिए उसने विजिलेंस में शिकायत की, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर आरोपी सब इंस्पेक्टर रजनीकांत को गिरफ्तार कर लिया। फरीदाबाद पुलिस की ओर से यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखने और ट्रैफिक रूल्स का पालन न करते हुए यहां वाहन चालक के चालान किए गए हैं, जिस के लिए लोगों में काफी हड़कंप नजर आया। जिले के गोची इलाके में यातायात पुलिस की ओर से ट्रैफिक रूल्स का पालन न करने वाले वाहन चालकों के जमकर चालान किए गए। 2 पहिया बड़े वाहन चालकों से कागजात चेक किए गए, साथ ही सड़क पर बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के भी चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों ने बताया कि सड़क पर निकलते समय यातायात के नियमों का पालन न करने वाले लोगों के चालान लगातार किए जा रहे हैं, ताकि लोग सुरक्षा के साधनों के साथ सड़क पर निकलें और वाहन चलाते समय पूरे कागजात रखें। हाँ, चालान हम लोग कर रहे हैं, जैसे सीट बेल्ट का है, अपना हेलमेट नहीं है, रॉन्ग साइड है, उनके हम चालान कर रहे हैं। जो मोटर व्हीकल का उल्लंघन कर रहे हैं उनके हम चालान कर रहे हैं। और यहाँ आपने देखे हैं कि अभी हम चालान ही कर रहे थे और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है और लोगों को समझाते भी हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।